गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी गाइस और तैयारी कैसी हो रही है आपकी? फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट 94 है हमारा और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रोज़ की तरह। टीजीटी पीजीटी डीटी पॉसिबली एलटी ग्रेड या फिर कोई भी आपका यूजीसी नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, किसी भी चीज़ का है तो बिल्कुल ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। और तो देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। और पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले गाइज ये बोल देती हूँ आपको कि सब्सक्राइब आपको कर लेना है चैनल, अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, बिकॉज इसी तरीके से नई दिशा हम लोग अपनी तैयारी को देते रहेंगे और नए नए प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। विच रोमांटिक नॉवल इज बाय चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा रोमांटिक नॉवल है? इनके अंदर क्लॉस्टरलीम है, रोजामंड ग्रे, एब्सेंटी या फिर क्रैनफोर्ड है। तो इनमें से कौन सा जो नॉवल है वो चार्ल्स लैम्ब का रोमांटिक नॉवल है? तो यहाँ बी ऑप्शन पर जाएंगे हम, रोजामंड ग्रे। रोजामंड ग्रे जो है वो आया था इनका 1798 के अंदर। ठीक है, 1798 में आया था। और इसको देखें तो गाइज रोमांस रिटन इन फर्स्ट पीरियड ऑफ लिटरेरी कैरियर है ना, अपने फर्स्ट पीरियड में इन्होंने लिखा था। ठीक है, ग्रे एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, एक यंग मैन है जिसका नाम एलन क्लेयर है। थोड़ा सा ये भी आपको पता रहना चाहिए स्टोरीज के बारे में। तो एलन क्लेयर की स्टोरी है ये, जो प्रेम करता है किससे? रोजामंड ग्रे से। लेकिन उनकी जो रिलेशनशिप है वो कभी एक तरीके से एंड पे नहीं आती है जिस तरीके से होना चाहिए। तो क्योंकि उसकी जो लवर बिलवर है रोजामंड ग्रे, उसकी डेथ हो जाती है अचानक से। तो इस तरीके से और मिस सिमोन्स नाम की एक और कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर होती है और एसेज इलिया एसेज के अंदर। ठीक है, चलिए मिसेस बैटल्स एसे ऑन वेस्ट, ये एक एसे का नाम है और इज एन ऐसे दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन्स और रीडर्स वी फाइंड इट। तो इसे हम कहाँ पर पाते हैं? ये बहुत ही अच्छे से जनरेशन को जो है, रीडर्स को अपने डिलाइट करता है। तो ये हमें कहाँ पर मिलता है? एसेज ऑफ इलिया में, कन्फेशंस में और इमेजिनरी कन्वर्सेशंस के अंदर या फिर एसेज के अंदर मिलता है। तो पर हमको ये ऐसे मिलता है। तो गाइज इसकी बात करें तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि एसेज ऑफ इलिया के अंदर चार्ल्स लैम्ब की। ठीक है, वहाँ पर हमको ये ऐसे मिलता है। कब आया था? 1823 में आया था, सॉरी 1923 में आया था एसेज ऑफ इलिया। और दोबारा जो इसका आया था वो आया था 33 में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चार्ल्स लैम्ब का आपको पता है चिल्ड्रंस स्टोरीज हैं इसके अंदर, कॉमेडी और एक तरीके से। तो लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स, तो यहाँ पर इसके अलावा और कौन सा है जो बच्चों की स्टोरीज रखता है? तो स्पेसिमेन ऑफ ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ड्रीम चिल्ड्रन है, चाइल्ड हेरोल्ड है या फिर द एडवेंचरस ऑफ यूलिसेस। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन होगा, द एडवेंचरस ऑफ यूलिसेस के अंदर भी इन्होंने जो है चिल्ड्रंस स्टोरीज को रखा है गाइस। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पे जो चार्ल्स लैम्ब हैं इनका लाइफ स्पेन आपको पता है? चार्ल्स लैम्ब का लाइफ स्पेन तो गाइस देखिए 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। What did Shelley ask the West Wind to do by the incantation of his verse? तो शैली क्या कहती है वेस्ट विंड को? Revive his fallen spirits, hasten the cycle of season, be a trumpet of prophecy या फिर unchain him from the bonds of time। तो अपने वर्स के बारे में जो चीज़ें वो लिख रही है उसके इनकेंटेशन के लिए वो क्या कहती है? ठीक है, इनकेंटेशन के थ्रू अपने वर्स के वेस्ट विंड को क्या कहती है शैली? क्या कहते हैं शैली मतलब? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर और इसका आंसर बहुत ही बढ़िया है गाइस, सी ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। ठीक है, यही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू शैली द वेस्ट विंड इज द ब्रेथ ऑफ, किस चीज़ की ब्रेथ है ये? तो यहाँ बात करेंगे हम लोग ऑटम। ठीक है, ऑटम पे जाएंगे, बी ऑप्शन पे जाएंगे। विच ऑफ शैलीज पोएम्स हैज़ अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी? कौन सी स्टोरी में से इनमें से ग्रीक माइथोलॉजी से जो है लिया गया है? ग्रीक माइथोलॉजी से है प्रोमेथियस अनबाउंड, अलास्टर, क्वीन मैब या फिर जूलियन एंड मडालो। तो यहाँ बात करेंगे गाइज हम ऑप्शन ए की, यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड। ठीक है, यही ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, तो ए ऑप्शन पे जाएंगे। चार्ल्स डिकन्स विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस्ड, किस चीज़ को प्रोड्यूस किया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जाकर के? हार्ड टाइम्स को, निकोलस निकलबी, मार्टिन चुज़लविट या फिर ओलिवर ट्विस्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है गाइस सी ऑप्शन की, यानी कि मार्टिन चुज़लविट। राइट, मार्टिन चुज़लविट।
तो कब आया था ये मार्टिन चुज़लविथ, अगर आपको पता हो? हाँ गाइज़, बता सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा, हमें पता है मार्टिन चुज़लविथ है, लेकिन आया कब था गाइज़, इसकी बात करेंगे हम 1844 में। 1844 में आया था। और हार्ड टाइम्स आपको पता है 1854 में आया था। और निकोलस निकलबी की बात करूँ मैं तो ये आपका हो जाता है आई थिंक, मुझे ये याद नहीं आ रहा गाइज़ फ़िलहाल। चलिए, तो ये हाँ ओलिवर ट्विस्ट मुझे पता है, ये आता है आपका 1839 में। ठीक है, तो इस तरीके से डेट्स आप याद रख सकते हैं। Which character in Dickens keeps on hoping that something will turn up? तो कौन होपिंग करता है, कौन होप करता है ऐसा समथिंग विल टर्न अप, कुछ ना कुछ बदल जाएगा। तो विच कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर करता है, कहता है बार्किस है, मिकाबर है, यूरिया हीप है, या फिर मिस हैविसम है। तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मिकाबर। ठीक है, मिकाबर के बारे में है ये बात। और जो विल्किंस मिकाबर है एक फिक्शनल कैरेक्टर है जॉन डिकन्स के, जो कि 1850 में आया था नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर है। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर है ये। और मिस हैविसम आपको पता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की है। ठीक है, चलिए, अच्छा, हु इज़ द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप? पिप का जो रियल बेनिफैक्टर है, जो उसको पढ़ाता लिखाता है विदेश में, तो वो कौन है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में? तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आई थिंक आपका कब आया था गाइज, और ये आई थिंक आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देखें तो इसको कह सकते हैं आप, हाँ इसको आई थिंक आप कह सकते हैं 1861 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, और इसमें जो है मैगविच है। ठीक है, डी जो है हमारा आंसर फिगर है वो मैगविच है। और ये समझता रहता है शायद इसको मिस हैविसम जो है वो पढ़ाई करा रही है, बट ऐसा नहीं होता है। ये मैगविच नाम का होता है, जो जिसको वो खाना खिलाता है, जो उसको वहाँ पे मिलता है, ये फादर होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये जो बात करें हम चार्ल्स डिकन्स की, तो गाइज इनका लाइफ स्पैन आपको पता है चार्ल्स डिकन्स का? तो गाइज 1812, देखिए 1812 ये तो हो जाएगा मैगविच। ठीक है, 1812 में पैदा हुए थे ये, और 1870 में इनकी डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। हु चार्ल्स डिकन्स कैरेक्टर से योर हम्बल सर्वेंट? चार्ल्स डिकन्स का कौन सा कैरेक्टर इस बात को कहता है, योर हम्बल सर्वेंट्स? तो यूरिया हीप, मास्टर हम्फ्री, या फिर बार्किस, या फिर मिसेस गैम्प? तो यहाँ जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यूरिया हीप जो है वो कैरेक्टर जो है इस बात को कहता है। और ठीक है, ओके, चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर? शेक्सपियर नाम की जो पोएम है उसका ऑथर कौन है? तो गाइस शेक्सपियर के नाम से जो पोएम है वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। और एक चीज़ और है जो ऑन शेक्सपियर है, ठीक है, ऑन शेक्सपियर है, वो जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये थोड़ा सा फ़र्क याद रखें, जो कि 1630 में आई थी, है ना। और ये जो शेक्सपियर नाम की जो पोएम है सीधा ये लिखी है हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड ने। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ, ये किस चीज़ की रिमार्केबल फीचर हैं? क्या एपिक की? नहीं, एपिक में तो एक हीरो होता है। ठीक है, सीरियस स्टोरी होती है इसकी, लेंदी होती है बहुत ज़्यादा, तो ये तो नहीं है। बैलड, ओड में एक एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस होता है, और सेटायर भी नहीं है, तो यहाँ जो है बैलड हो जाएगा हमारा। ठीक है, बैलड हो जाएगा ये। हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा था? रोनाल्ड बार्थस, डेरिडा, पैट्रिसिया वोग ने लिखा था गाइस, सी ऑप्शन हो जाएगा, पैट्रिसिया वोग ने लिखा था। और कब लिखा था ये? ठीक है, मेटाफिक्शन 1984 में, 1984 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, और इसका जो है पूरा जो टाइटल है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, मेटाफिक्शन द स्टोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ कॉन्शियस फिक्शन, ये पैट्रिसिया वोग ने लिखा था। ठीक है, ये एक फिक्शनल राइटिंग है जो सेल्फ कॉन्शियसली और सिस्टेमेटिकली ड्रॉ की जाती है, और अटेंशन दिखाया जाता है इसके स्टेटस पे। ठीक है, चलिए, what do the novels Pamela, क्लारिसा, शमीला एंड लेडी सुसान शेयर विद ईच अदर? तो यहाँ पे जो जो मैंने आपको नाम दिए हैं इस टाइप के नोवेल कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पमेला है, क्लारिसा है, शमीला है, एंड लेडी सुसान शेयर विद ईच अदर। तो ये 3 ऑल पिकारिक्स नॉवल हैं, या फिर ट्रेवल हैं, या फिर ये ऑल ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं, या फिर दे आर ऑल एपिस्टोलरी नॉवल हैं। तो यहाँ आप कहाँ पर जाएंगे? ठीक है,
तो किसको गाइज आप मार्क करेंगे इस आंसर में, ये आपको बताना है। ओके। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन गाइस, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ये सारे के सारे एपिस्टोलरी नॉवल हैं। अगर हम पमेला की बात करें तो ये सैमुअल रिचर्डसन का है। मैं इनके नाम नहीं लिख पाऊंगी, स्क्रीन छोटी रहती है मोबाइल की। तो यहाँ बात करें तो पमेला जो मैं डेट्स दे देती हूँ बस, ठीक है। पमेला जो है वो आपका लिखा गया था कब, 1740 में, 1740 में। और ये जो हेनरी फील्डिंग का जो शमेला है ये 1741 में, ठीक है, 17, हाँ, शमेला जो है ये आपका 1741 में। और अगर हम बात करें लेडी क्लैरिसा, ठीक है, क्लैरिसा भी तो है ना, अच्छा, क्लैरिसा और रिचर्डसन का जो क्लैरिसा सैमुअल रिचर्डसन का है, ये भी पमेला, और क्लैरिसा सैमुअल रिचर्डसन का है। शमीला जो है वो हेनरी फील्डिंग का है। और ये आया था जो हिस्ट्री यंग, जो यंग लेडी है, ठीक है, ये भी आपका 1748, ठीक है, 1748। चलिए, वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर। ये जो फ्रेज़ है ये किसने कहा है, किसकी देन है ये फ्रेज़? टोनी मॉरिसन की है, एलिस वॉकर की है, एलिस है ये, एलिस नहीं है गाइस, सॉरी, एलिस है, एलिस वॉकर, रीता दवे, या फिर ग्लोरिया नेलर। तो किसका है ये फ्रेज़? तो इसकी बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एलिस वॉकर, क्योंकि फेमिनिज़म को इन्होंने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फेमिनिज़म जो है वो इन्हीं की देन है, तो इन्होंने ही ये बात कही है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है आपको, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है यहाँ पर। और इसमें जो बिगिनिंग है वो भी इनकरेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी इनकरेक्ट है। गैराज ठीक है, गैराज जो है वो ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। बिगिनिंग में डबल एन आएगा, ठीक है, बिगिनिंग की ये होती है BEGINNING, ये बिगिनिंग की होती है। एक्सप्लेनेशन की देखें आप तो EXPLANETI, आई नहीं आता है मतलब। और मेंटेनेंस को देखें तो ये भी गलत है, मेंटेनेंस बना हुआ है, एक ही जगह ई आएगा यहाँ पर, है ना। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है इसमें भी, बिलीव, BELIEVE, ठीक है, बिलीव। और इसमें भी जो है आपका मिस स्पेल्ट, बिलीव ठीक है, रिसीव भी ठीक है, और कंसीव भी ठीक है, क्योंकि सी के बाद हमेशा कभी आई नहीं आता है। जहाँ पे सी की आवाज़ आ रही है वहाँ पे ई आता है बाद में, और एल के बाद आई आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ये वर्ड है ये गलत है यहाँ पर, ठीक है गाइज, ये गलत है। और इसका मतलब होता है एक इसकी जो स्पेलिंग है वो है आपकी BE, ठीक है, आई थिंक BEREIVE, ये होती है बेरीव, ओके, बेरीव की होती है ये, BEREIVE। मैंने तो सेम ही लिख दी ना, लेकिन सॉरी गाइज ये नहीं होती है, एक सेकेंड, हाँ, ये आई थिंक आपकी हो जाएगी, इसमें आई होता ही नहीं है, BEREAVE, ये होती है इसकी स्पेलिंग, ये सही स्पेलिंग है। और अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बेरीव का? बेरीव का मतलब हो जाता है एक तरीके से डेप्रीव्ड ऑफ अ क्लोज रिलेशन या फिर फ्रेंड, ठीक है। डेथ हो जाए किसी क्लोज फ्रेंड की या रिलेटिव की, तो इस तरीके से जो है उससे डिप्राइव हो जाना, अलग हो जाना, तो वो कहलाता है ये आपका बेरीव, ओके। अच्छा, मिस स्पेल्ट वर्ड इसमें भी बताना है, सबसिस्टेंस गलत है, ठीक है, मेस्मेराइज और मेस्मेराइज, सबसिस्टेंस तो ठीक है, कोई नहीं, सबसिस्टेंस ठीक है गाइज, और मेस्मेराइज भी आपका ठीक है। ये एनामोलस बना हुआ है ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ड है एनोमेलस, है ना, एनोमेलस, सी ऑप्शन पे जाएंगे, बाकी सारे ठीक हैं। ये वर्ड है MALOUS, ये ऐसे बनेगा एनोमेलस, ठीक है। और इसका मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी या फिर इरेगुलर, है ना, जो इरेगुलर हो, रेगुलर ना हो जो चीज़ें, इरेगुलर कह सकते हैं, एनोमेलस, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैग्नानिमिटी का एंटोनिम, कभी आप सिनोनिम समझे, एंटोनिम बताना है मैग्नानिमिटी का। चलिए, पहले तो देख लीजिए कि मैग्नानिमिटी का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है लॉफ्टीनेस ऑफ स्पिरिट या फिर नोबल जेनरसिटी होती है, ठीक है।
या सो इट्स अपोजिट वुड बी मीननेस, ठीक है, मीननेस का अपोजिट हो जाएगा। मैग्नानिमिटी लॉफ्टीनेस होती है ऑफ स्पिरिट, या फिर नोबल जनरसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जनरस होना। तो एक तरीके से ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हम पीछे आ गए क्या, हाँ एक सेकेंड रुकें आप, हाँ ये हो जाएगा मैग्नानिमिटी। तो इसमें मीननेस, ओके, नीचपन कहते हैं जिसको, और मैग्नानिमिटी का थोड़ा ऊपर व्यक्ति जब रहता है अपने विचारों से। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखना है, ये होता है रेस्ट टू इट्स अपोजिट वुड बी क्वाइट एंड जेंटल, ठीक है, इम्पेचुअस, ओके, क्वाइट या जेंटल पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि इम्पैचुअस होता है थोड़ा जो बहुत ज़्यादा बोले, और एक तरीके से जैसे कह देते हैं ना, हर इम्पैचुअस बिहेवियर वाज एट्रीब्यूटेड टू हर अपब्रिंगिंग, है ना, उसका जो इम्पैचुअस बिहेवियर है ना वो एट्रीब्यूट होता है उसकी अपब्रिंगिंग में, ठीक है। तो ये क्वाइट एंड जेंटल पे जाएंगे हम लोग। तो क्वाइट एंड जेंटल से समझ लीजिए आप इम्पैचुअस कैसा होता है, जेंटल ना हो, क्वाइट भी ना हो, है ना, थोड़ा झगड़ालू टाइप का हो। चलिए, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, इसका होता है गुड ऑमेन या फिर ऑमिनस, ओके, जिसका होता है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा, ओमिनस, ठीक है। ओमिनस पे जो है इसका एंटोनिम होगा ऑस्पिशियस, होता है एक तरीके से, अभी बताया आपको, गुड ऑमन होगा, तो इसका ओमिनस हो जाएगा, यानी कि बैड ऑमन, ठीक है। ऑमन ऑस्पिशियस, गुड ऑमन, ओमिनस होता है बैड ऑमन, ठीक है। चलिए, तो लास्ट का क्वेश्चन बचा हमारा। लाइक शेयर अगर नहीं किया अब तक तो प्लीज़ गाइज कर दीजिए फटाफट से, वरना आप भाग जाएंगे अब देख के वीडियो को, लाइक शेयर करेंगे नहीं। अच्छा, जेनिथ क्या क्या मतलब था, जेनिथ होता है नाडीर, ठीक है, बिल्कुल तली में, है ना, बिल्कुल तली में या बिल्कुल नीची जगह, तो इसको आप समिट लगा सकते हैं क्या इसका, ओके, सॉरी मैंने तो आपको अपोजिट ही दे दिया है, नादिर होता है, ठीक है, नादिर ही होगा इसका अपोजिट। जेनिथ होता है चोटी, समिट कहते हैं जिसको, ठीक है, समिट कहते हैं जिसको, चोटी कहते हैं, तो वही होता है जेनिथ, इसका नादिर हो जाता है ना। और टॉप भी होता है इसका सिनोनिम, लेकिन जो इंटोनिम है वो नादिर हो जाएगा, ठीक है, तली हो जाएगा। चलिए गाइस, यहीं तक का सफ़र था हमारा, नेक्स्ट फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।